हेलो एवरीवन, दिस इज कैलाश शर्मा एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर OMG एक्सपेरिमेंट्स। आपका हमारे चैनल डॉक्टर OMG एक्सपेरिमेंट्स पे एक बार फिर से स्वागत है। आज दोस्तों अपने जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसकी जो प्रॉपर्टीज थी, अलग अलग तरह के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को उनको आगे स्टडी करने वाले हैं। तो आज उन्हीं को अपने प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उससे पहले आज क्या खास है? आज महाराणा प्रताप की जयंती है। ऐसे शख्स जो पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अपनी पहचान बना के गए हैं, तो उनको अपनी तरफ से नमन, कोटि कोटि नमन, श्रद्धांजलि। आज मदर्स डे है उनके लिए भी। वैसे तो माँ के लिए कोई विशेष दिन नहीं होता, सारे दिन ही मदर्स डे होने चाहिए, लेकिन फिर भी आज किसी ने दिन निर्धारित कर रखा है तो अपने भी बोल देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे चलते रहना। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक भी करना। दोस्तों, आपको क्लास में अगर कुछ भी लाइक लगे, कुछ भी अच्छा लगे तो क्लास को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, ताकि मेरे को ऐसे लगे, ताकि मैं डिमोरलाइज ना हूँ। कम से कम मेरे को मतलब ऐसे हो कि हाँ, कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलती रहे, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट जो है ये ही हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कल अपन लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट और डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण और गलनांक कर लिया था, गलनांक और क्वथनांक दोनों कर लिए थे। आज अपने पढ़ने वाले हैं वो दोनों ही भौतिक गुण थे, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी। आज अपने वाले करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। आज स्टार्ट करेंगे क्या दोस्तों? आज केमिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर देंगे, यानी रासायनिक गुण। रासायनिक गुण अपने दो पढ़ेंगे। पहला तो इसके ऊपर इफेक्ट किसका? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव? ताप का प्रभाव पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे? दूसरे अपने पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, एच बॉन्ड बहुत बार पढ़ते हैं। सबसे प्यारा और सबसे अच्छा बॉन्ड और सबसे कुछ मतलब इंटरेस्टिंग बॉन्ड जो है वो एच बॉन्ड ही है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड जिसे हिंदी में बोलते हैं। ये तो वर्ड जो है वो ऐसे हैं कि हिंदी में लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं ताप के प्रभाव की। आज इन दो प्रभावों की बात करेंगे। क्लास को छोटी रखेंगे, क्योंकि दोस्तों क्लास को लंबी रखने से कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। क्लास पूरी कोई देखता नहीं है, ये थोड़ा सा इश्यू रहता है। आप लोगों से निवेदन है कि क्लास को पूरी देखें और सभी को शेयर करें, वरना जब जिस टाइम एग्जाम आने वाले होंगे ना, उस टाइम मुंह फूंक जैसा करोगे, कुछ नहीं आने वाला। फिर उस टाइम मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं बनने वाला। सीधी सी बात है, जो मेहनत करेगा उसी को ही सफलता मिलती है। ये दो टूक बात है। ये ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास छोटी करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी क्लासेस को बंद करने वाले हैं। थोड़े दिन बाद लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे तो उस क्लास को पूरा 1 घंटे चलाएंगे, और आगे भी जैसे जैसे मतलब बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता जाए तो क्लास को बड़ा कर देंगे। कोई इश्यू नहीं इस बात का। ताप का प्रभाव, ताप के प्रभाव के लिए आपको क्या देखना होगा? आपको देखना होगा, अपने एग्जाम्पल लेते हैं किसका? मैलिक एसिड का या मैलिक अम्ल का। अब मैलिक एसिड नाम आते ही आप लोगों के दिमाग में स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए। क्या? इस तरह ब्यूटीन डाइओइक, ब्यूटीन डाइओइक एसिड, ये क्या होता है? मैलिक एसिड होता है। ठीक है, इसकी जो सिस फॉर्म है ये तो होती है मैलिक, और जो ट्रांसफॉर्म होती है
ये जो ट्रांसफॉर्म है, इस ट्रांसफॉर्म को क्या बोलते हैं? बताओ आप, सोचो क्या बोलते हैं? सोच लिया? तो क्या आपने फ्यूमेरिक एसिड नाम सोचा था क्या? अगर फ्यूमेरिक एसिड नाम सोचा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सोचा तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की और ज़रूरत है। तो ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांसफॉर्म है। इन दोनों पे अपने बात करने वाले हैं किसकी? ताप के प्रभाव की। ठीक है, इन दोनों पे ताप का प्रभाव क्या रहता है? देखिए दोस्तों, ताप का प्रभाव ये रहेगा इन दोनों पर कि जैसे ही आप इनको टेम्परेचर दोगे तो टेम्परेचर देने से क्या होगा कि यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है ये किस तरह है? ये इस तरह है स्ट्रक्चर। टेम्परेचर देने से इन दोनों एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, एटॉमिक ग्रुप को एनर्जी मिलती है। इन दोनों ग्रुप को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इसकी बात करेंगे अपने, उसको एक बार साफ कर देते हैं ऐसे ना, आगे फिर क्या अपने प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो ये यहाँ से जब ये रिएक्ट कर लेते हैं, ये रिएक्ट करके यहाँ से क्या निकालते हैं बाहर? H2O। क्या निकालते हैं बाहर? अब सेल्फ अंडरस्टूड है, जब यहाँ से H2O बाहर निकालते हैं तो क्या बनेगा? ये तो सेम रह गया, यहाँ ये भी सेम रह गया, नीचे वाले को सेम बना देते हैं। अब पीछे रहेगी, यहाँ H2O निकल गया तो पीछे क्या थी? केवल एक ऑक्सीजन रहेगी। वो ऑक्सीजन इससे भी ऐड होगी, वो ऑक्सीजन इससे भी ऐड हो जाएगी। आगे बात समझ में? समझे? किसी को दिक्कत? इजी है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ इसे बोलते क्या है? महत्वपूर्ण इसका नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम देखो, ये था मैलिक एसिड। क्या था? मैलिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड में से अपन लोगों ने क्या किया? यहाँ डिहाइड्रेशन किया है। ठीक है, या फिर डिहाइड्रोलाइसिस, यानी कि यहाँ से जल बाहर निकला है। जल का बाहर निकलना होता है निर्जलीकरण। क्या होता है? निर्जलीकरण, यानी कि डिहाइड्रोलाइसिस है। ठीक है, तो ये निर्जलीकरण हुआ है। अब निर्जलीकरण होने से क्या हुआ? H2O बाहर निकल गया, और H2O के बाहर निकलने से जो कंपाउंड बनता है ना, उसे बोलते हैं एनहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? एनहाइड्रेट बोलते हैं। तो ये बात तो श्योर हो गई, ये क्या बना है? एनहाइड्रेट बना है। क्या बना है? एनहाइड्रेट बना है। ठीक है, इट मीन्स ये हुआ कि आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ मैलिक एसिड इट विल प्रोवाइड एनहाइड्रेट। इट विल प्रोवाइड एनहाइड्रेट। एंड विच एनहाइड्रेट? I mean to say that we know that most of the compound are anhydride. It means how can we differentiate between them and this one? So we have to use a word that will differentiate between other anhydride and this one. And this word is मैलिक। यानी कि एनहाइड्राइड तो बहुत सारे होते हैं, तो इसमें उसमें डिफरेंस क्या होगा? नेम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिख देंगे मैलिक। क्या नाम लिख देंगे? मैलिक। तो ये बन गया मैलिक एनहाइड्राइड। क्या बन गया? मैलिक एनहाइड्राइड। समझ आ गई बात? ये क्या बनाएंगे? मैलिक एनहाइड्राइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैलिक एनहाइड्राइड। जब आप मैलिक एसिड के ऊपर टेम्परेचर डालते हो तो वहां से H2O बाहर निकलता है, निर्जलीकरण के द्वारा क्या बनता है? मैलिक एनहाइड्राइड। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड ऑफ मैलिक एसिड देन आफ्टर डिहाइड्रोलाइसिस इट विल प्रोवाइड मैलिक एनहाइड्राइड। अंडरस्टैंड गाइज? इज देयर एनी प्रॉब्लम? अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो अभी इसमें मेंशन कर सकते हो। यहाँ एक खास बात थी, यहाँ आप लोगों ने टेम्परेचर को मेंशन नहीं किया। किसको मेंशन नहीं किया? टेम्परेचर को। तो इसको याद रखना, टेम्परेचर को अभी मेंशन नहीं करेंगे। अपने को टेम्परेचर को कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। टेम्परेचर को कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना। ये होता है मैलिक एसिड पे टेम्परेचर का इफेक्ट। ठीक है, इसी के साथ इसकी एक फॉर्म थी फ्यूमेरिक एसिड। इसकी ये एक फॉर्म थी क्या? फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड की मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। फ्यूमेरिक एसिड की स्ट्रक्चर देखना, छोटे बना देता हूँ ताकि अपने को चाहिएंगे, ये बोर्ड काफ़ी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक बार इसको CWO लिख देता हूँ। ये है अपना क्या? ये अपना फ्यूमेरिक अम्ल या फिर फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, अब फ्यूमेरिक एसिड में और दूसरा किसमें? मैलिक एसिड में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि मैलिक एसिड में CWO जो होते हैं वो एक ही साइड में होते हैं। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ डाइओइक एसिड।
I can say that dioic acid will exist in opposite direction in fumaric acid, and they will exist or they will lies in one direction in मैलिक एसिड। समझ आ गई बात? मैलिक एसिड में दोनों एक तरफ है और फ्यूमेरिक में दोनों अलग अलग तरफ है, ये डिफरेंस है। हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। मैलिक एसिड कोई अलग से तो नेम है नहीं हिंदी इंग्लिश का, तो इतना कोई इश्यू नहीं है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस अपने को ये देखने को मिल रहा है बच्चों कि यहाँ COOH ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ सेम डायरेक्शन में है, और जब इस पे टेम्परेचर डाला था तो ये क्या बना रहा था? ये इस तरह एनहाइड्राइड बना रहा था ना, एनहाइड्राइड। इस तरह एनहाइड्राइड बना रहा था, है ना। अब यहां अपने को समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि यहाँ इस मैलिक एसिड में दोनों एक साइड हैं, एक साइड में होने की वजह से दोनों इजीली रिएक्ट कर लेते हैं। तो सर यहाँ इजीली रिएक्ट नहीं कर पाते, यहाँ इजीली रिएक्ट नहीं कर पाते। समझ आ रही बात? मैलिक एसिड से एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड इजीली बन जाता है, बिकॉज ये दोनों एक साइड में होते हैं, इस वजह से इजीली रिएक्शन कर लेते हैं। H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, इजीली बाहर निकल जाने की वजह से मैलिक एनहाइड्राइड का इजीली फॉर्मेशन हो जाता है। बट नाउ व्हाट इज हैपेंड इन द केस ऑफ फ्यूमेरिक एसिड? फ्यूमेरिक एसिड में क्या होता है? फ्यूमेरिक एसिड में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इजीली रिएक्ट नहीं कर पाते। तो सर इजीली रिएक्ट नहीं कर पाते तो क्या करेंगे? तो अपने इसको टेम्परेचर इतना ज्यादा करेंगे कि ये दोनों फ्लिप कर जाएं। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यही थी कि ये क्या है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। डबल बॉन्ड की वजह से क्या हो रहा है यहाँ? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी कि प्रतिबंधित द्विगुणन। ये घूम नहीं सकते, लेकिन ये वाला यहाँ आ सकता है और ये वाला यहाँ आ सकता है, उछल के आ सकते हैं। ये बॉन्ड यही रहेगा, ये बॉन्ड यही रहेगा, लेकिन COOH यहाँ से उठ के यहाँ गए और ये यहाँ से उठ के यहाँ गए। मैलिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे पहले ही, और मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होने के बाद मैलिक एसिड के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट अपन लोगों ने पढ़ लिया कि ये मैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्म कर लेगा। तो यहाँ क्या डिफरेंस आया? यहाँ डिफरेंस ये आया कि पहले ये ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, तो यहाँ से पहले फॉर्मेशन होगा किसका? मैलिक एसिड का। मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होने के बाद वो किसको बनाएगा? मैलिक एनहाइड्राइड को बनाएगा। इसका मतलब ये होगा कि सर ये रिएक्शन इजी होगी, री रिएक्शन थोड़ी टिपिकल होगी। हाँ, थोड़ी टिपिकल होगी, क्योंकि अपन लोगों ने कहा था ये आसानी से नहीं जा पाएंगे, इन्वायरमेंट में इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो यहाँ से इसको भेज सके। तो सर एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? अब ध्यान रखना, यहाँ आपको देना पड़ता है टेम्परेचर 270 डिग्री सेल्सियस। कितना? 270 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको देना पड़ता है। अगर आप 270 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ प्रोवाइड करते हो तो फ्यूमेरिक एसिड जो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और अब मैलिक एसिड जो है यहाँ ओनली आपको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ता। यहाँ अगर आपके पास टेम्परेचर है 140 डिग्री भी, कितना? 140 डिग्री टेम्परेचर भी है, तब भी क्या हो जाएगा? मैलिक एसिड जो है वो मैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों एक साइड में, इसलिए कम टेम्परेचर पे हो जाती है। लेकिन इसको यहाँ से कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको 270 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा। उसके बाद ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा पहले, फिर मैलिक एसिड मैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। तो सर फ्यूमेरिक एसिड से अगर अपने क्या बना रहे हैं, लास्ट में एनहाइड्राइड बना रहे हैं, तो उसको फ्यूमेरिक एनहाइड्राइड नहीं बोलेंगे क्या? नो, बिकॉज ये अपने को किससे ऑब्टेन हो रहा है? एनहाइड्राइड इज एक्चुअली ऑब्टेन फ्रॉम मैलिक एसिड, सो इट इज नोन एज ओनली मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, क्योंकि फ्यूमेरिक एसिड से पहले आपने मैलिक में कन्वर्ट कर लिया ना। तो ये हो गया टेम्परेचर का इफेक्ट किस पर? जियोमेट्रिकल आइसोमर्स पर। ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड इफेक्ट देखते हैं। आज नहीं, 2 इफेक्ट वो करने वाले हैं, उनमें से एक अपना हो चुका है, बिकॉज उसके बाद अपनी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अपना जो रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्टिकल आइसोमर्स रहने वाले हैं। सेकंड अपने जो पढ़ने वाले हैं वो है अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि H बंध। H बंध क्या होता है? H बंध क्लियर सी बात है, आपने मालूम है कि when hydrogen is lies between 2 highly electronegative elements, then it will connect with one atom through covalent bond and it will connect with another atom through a specific bond which is known as H bond। कैसे? कि सपोज करो कि ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इसके बीच में कौन आ गई? ये हाइड्रोजन आ गई। कौन आ गई? हाइड्रोजन आ गई।
दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन आ गया तो क्या होगा, एक से तो ये कौन से बॉन्ड से कन्वर्ट जुड़ जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी, कोवेलेंट बॉन्ड से, किससे, कोवेलेंट बॉन्ड से, और दूसरी तरफ ये एक स्पेसिफिक बॉन्ड से, जिसे क्या बोलेंगे, एच बॉन्ड। रियल में ये ही क्या है, एच बॉन्ड है, यही क्या है, एच बॉन्ड है। आगे बात में कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंध, कौन सा बंध है, सहसंयोजक बंध। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिर से इसी के सहसंयोजक बंध के। सहसंयोजक बंध की तो हम लोगों ने पहले 11 में बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की वो भी स्पेसिफिक जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या होता है, ठीक है। अपने एग्जाम्पल उठाते हैं, अपने लोगों ने एग्जाम्पल उठा लिया, वापस मैलिक एसिड की बात करते हैं, फ्यूमेरिक एसिड की बात करते हैं। मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड की बात करते हैं तो अपने को मालूम चलता है कि मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है। ये यहाँ हाइड्रोजन, ये यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ COH, यहाँ COH। पहले इसका नाम बता चुका हूँ आपको, क्या होगा, ब्यूटीन डाइओइक एसिड, ठीक है। सर ये क्या एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इनको टेम्परेचर देना पड़ेगा, अपने इतना टेम्परेचर देंगे नहीं, नॉर्मल एनवायरनमेंट में इतना टेम्परेचर होता नहीं, इतनी एनर्जी होती नहीं, तो इनको इतनी एनर्जी एक बार नहीं मिलने वाली, और ये क्या नहीं कर पाएंगे, मैलिक एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे जब तक आप टेम्परेचर नहीं दोगे। तो क्या होगा, तो ये होगा कि यहाँ हाइड्रोजन है, चाहे इस हाइड्रोजन की बात कर लो, चाहे इस हाइड्रोजन की बात कर लो, समझ रही बात, चाहे इस हाइड्रोजन की बात कर लो, चाहे इस हाइड्रोजन की बात कर लो, ये तो हाइड्रोजन आगे होगी, ठीक है। यहाँ क्या होगा, चलो अलग कलर से शो कर देता हूँ ना मैं, कुछ अच्छा रहेगा दिखने में। ये क्या बन गया, ये बन गई एच बॉन्डिंग, क्या बन गई, एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग से क्या होगा, एच बॉन्डिंग से इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। कौन सा एसिड था ये, मैलिक, कौन सा एसिड था, मैलिक अम्ल या मैलिक एसिड, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फ्यूमेरिक एसिड की, किसकी, फ्यूमेरिक एसिड की या फ्यूमेरिक अम्ल की। फ्यूमेरिक अम्ल की अपन लोगों ने बात की तो उसमें कंडीशन कुछ इस तरह होती है, यहाँ COO, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ C डबल बॉन्ड OH, ये कंडीशन मिलती है। अब हुआ क्या, इस तरफ तो बन नहीं रहा है कहीं, क्या इस तरफ एच बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो रही है क्या, क्या इस तरफ हो रही है क्या, नहीं होगी, तो क्या होगा, तो ये होगा कि कोई दूसरा फ्यूमेरिक एसिड का आगे मॉलिक्यूल होगा, यानी कि इस तरफ आगे, यहाँ इस तरह आपको क्या मिलेगा, यहाँ इस तरह H जुड़ी है इसके साथ, ठीक है, H, और यहाँ क्या होगा, सॉरी ये इसके साथ नहीं, इसके साथ शुरू होता है, ठीक है, और यहाँ इस तरफ हो जाएगा क्या, H हो जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, COOH, ठीक है। COOH को मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ COOH को मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या ध्यान में आ रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, एच बॉन्डिंग बन रही है, क्या बन रही है, एच बॉन्डिंग बन रही है ना। ये भी आगे इसी तरह क्या बनाएगा, एच बॉन्डिंग बनाएगा, इसके आगे कोई और भी एटम होगा तो यहाँ क्या बनेगा, एच बॉन्ड बनाएगा। तो दोनों में ही एच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों में एच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन एक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि यहाँ मैलिक एसिड के अंदर जो एच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो एक ही अणु में हो रहा है, किस में हो रहा है, एक ही अणु में एच बंध का निर्माण, समझने की बात है ना। और इसके अंदर दो अलग अलग अणुओं में एच बंध का निर्माण, समझाएगी क्या बात है। अब एक में ही हो तो उसको अलग नाम से जानते हैं, और अलग अलग में हो तो उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर एक में ही हो तो उसे क्या बोलेंगे, इंट्रा मोलिक्यूलर एच बॉन्ड, यानी कि
अंतरा आणविक H बंध दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। इसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड या फिर अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो सर इसको क्या बोलते हैं जो अलग अलग हो रहा है? इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड या फिर अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। समझ आ गई क्या बात? एक तो हो गया क्या, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा हो गया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब एक ही अणु के अंदर, एक ही अणु के परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो तो उसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड, यानी कि अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। दो अलग अलग अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो, जैसे कि एक इसमें और एक इसमें हो रहा है, इस तरफ नहीं हो रहा है यहाँ। जैसे मैलिक एसिड में एक में ही हो रहा था, ये ऑक्सीजन इसी का ही है, ये ऑक्सीजन इसी का ही है, हाइड्रोजन इसी का ही है ना। लेकिन इसमें ये ऑक्सीजन दूसरे का है, ये हाइड्रोजन दूसरे का है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन दूसरे का है, तो अलग अलग के मध्य निर्माण हो रहा है, अलग अलग के मध्य निर्माण होता है। इसे क्या बोलेंगे? इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड या फिर अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध इसे बोला जाता है। ठीक है, फिर इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है, थोड़ा फर्क पड़ता है। क्या कि यहां तो इस एक में ही क्या हुआ कि बॉन्डिंग स्ट्रांग हुई, लेकिन यहाँ जितने सारे जुड़ेंगे वो एक अणु की तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, नहीं जुड़ चुके, एसोसिएशन हो चुका है, संयोजन हो चुका है, वो सारे के सारे एक अणु की तरह व्यवहार करेंगे। इसलिए यहाँ MP और BP इंक्रीज होते हैं, लेकिन काफी ज्यादा हो जाते हैं। इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से या अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध की वजह से BP और MP में जो बढ़ोतरी होती है वह अंतरा आणविक H बंध या फिर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड की वजह से होने वाले से बहुत ज़्यादा हो जाती है। चलिए बात करते हैं कितनी हो जाती है। तो ये इतना है कि इसके लिए MP का जो वैल्यू है ये रहने वाली है 130 डिग्री सेल्सियस। मैलिक के लिए 130 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी 130 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका? मैलिक एसिड का। तो सर फ्यूमेरिक एसिड का कितना होता है? फ्यूमेरिक एसिड का होता है 287 डिग्री सेल्सियस। समझा गई क्या बात? मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 280 डिग्री सेल्सियस, यानी 283 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी के साथ दोस्तों क्या होता है, अपना जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो कंप्लीट होती है। इसी के साथ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? कंप्लीट होती है। अगर आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, ज्यामितीय समानता में कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप बोल सकते हो। कल से अपने स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिकल या ऑप्टिक आइसोमर बोलेंगे उनको स्टार्ट करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, इजी है, इसको ढंग से लर्न कर लेना अच्छी तरह। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद अपने आगे वाली क्लास के अंदर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ही करना है। और कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए आपको क्या अच्छा लगा, क्योंकि ये लाइक कमेंट ये ही जो है ये हमारे लिए मोटिवेशन का वर्क करते हैं। इसके बाद मिलेंगे अपने आगे वाली क्लास के अंदर नई तरह के आइसोमेरिज्म के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, जय श्री राम, धन्यवाद।